जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत टॉप 200 प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और आज हम लोग टॉप 200 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कि मैंने एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है आप सभी के लिए, कि जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। वन लाइनर प्रश्न रहेगा और उसके बाद सभी प्रश्नों को हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने हाथ से एक एक टाइप करके यहाँ पे एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपके सामने मेंशन किया है। और पूरे ऊर्जा के साथ हम इस पूरे क्लास को देखेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को शेयर कर दें या वीडियो को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पूरे सीरीज में एक ही कार्य किया है कि जितने भी टॉप इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी को यहाँ पे मेंशन किया है। तो पूरे ऊर्जा के साथ और एनर्जी के साथ इस क्लास को पूरे ऊर्जा के साथ आप लोग इस पूरे क्लास को देखिएगा, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो भी प्रश्न संख्या 1 पे रहेगा वही ऊर्जा आपको लास्ट 200वें प्रश्न तक देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था। तो वह कब हुआ था भाई? 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो वह हुआ था भाई कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि संविधान सभा की जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। वन लाइनर टाइप हम इस पूरे सीरीज को देखेंगे, क्योंकि कम समय में हम आपको परीक्षा के समय जो भी परीक्षा है आपकी, उसके लिए हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे। इस पूरे सीरीज को आप पढ़ते चले जाइएगा और देखिएगा कि हाँ लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कि हमने किस तरह के प्रश्नों को इसमें मेंशन किया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने। स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था किसे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया था। चलिए और आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि संविधान सभा के मूल सदस्य कितने थे। यानी कि संविधान सभा जब प्रारंभ हुआ था संविधान, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? तो वह 389 थी। चलिए और आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने रह गए थे। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय सदस्य कितने रह गए थे संविधान के? तो कितने रह गए थे भाई? 299 थे। चलिए और आगे देखते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछता है अगला, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। तो कितना समय लगा था भाई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो वह हुआ था भाई 24 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं कि संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान कब लागू हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 11 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि भारत का संविधान विश्व का कैसा संविधान है। आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि भारत का संविधान विश्व में कैसा स्थान रखता है, क्या रखता है। देखिए, जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। जब मूल संविधान बना था तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितना था भाई? 395 था। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो भाग की संख्या कितनी थी? 22 भाग थे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं प्रश्न को। देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना है भाई? 12 है। और उसके बाद 16 नंबर प्रश्न कहता है क्या वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो 470 प्लस हैं, यानी 470 से अधिक, जितना 470 से अधिक हैं अनुच्छेदों की संख्या। चलिए और आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। यानी कि जो प्रस्तावना है यह किस देश से लिया गया है। तो यह किससे लिया भाई? अमेरिका से लिया गया है।
18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी कि जो नीति निदेशक तत्व है यह किसके संविधान से लिया गया है? तो यहाँ कहाँ से लिया गया है भाई? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि संघीय प्रणाली का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? कि भाई N.A. पालकीवाला जी ने कहा था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था भाई का 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यह एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, हर एक वनडे एग्जाम में यह पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख के तभी एग्जाम में जाइएगा। और देखते हैं आगे। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है? प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन चीज़ों की दी गई है? ठीक है, यह किन चीज़ों की स्वतंत्रता दी है भाई? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि प्रस्तावना की समीक्षा किस केस में संभव मानी गई थी? किस केस में संभव मानी गई थी भाई? तो वह केशवानंद भारती केस में 1973 में मानी गई थी कि यह प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है। ठीक है, चलिए और देखते हैं प्रश्नों को। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से में दिए गए हैं? यानी कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाई यह अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने थे? यानी जब संविधान लागू हुआ तो मूल अधिकार कितने थे भाई? तो 7 थे। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है भाई? 6 है। चलिए और आगे देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस में है भाई? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस में है भाई? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 में है। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह किस में है भाई? आर्टिकल 21 में है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं प्रश्नों को। 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में भाई? आर्टिकल 21A में है। यह कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए और आगे देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गिरफ्तारी से सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, तो यह किस में दिया गया भाई? आर्टिकल 22 में दिया गया है। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह किस में है भाई? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के बीच में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस में है भाई? तो वह है अनुच्छेद 29 और 30 में है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह किस में है भाई? आर्टिकल 32 में है। अब देखिए 37 नंबर को प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो किस में कहा है भाई? आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि डीपीएसपी किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यानी कि जो डीपीएसपी है किस अनुच्छेद में है? यह किस में है भाई? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और देखिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि डीपीएसपी का स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया किससे भाई? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद किस में है? तो यह किस में है? आर्टिकल 40 में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता किस में है भाई? तो यह है किस में? अनुच्छेद 44 में है। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह किस में है भाई? 45 में है। अब देखिए
43 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि गौ हत्या पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत लगाया भाई? आर्टिकल किसे 48 के तहत लगाया गया है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर को हम देखते हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है भाई? अनुच्छेद 50 में है। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह किया गया है आर्टिकल 51 में किया गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है यह किस अनुच्छेद में है। यह किस में है भाई? आर्टिकल 51A में है। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भाई? तो 10 है। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे। तो यह जोड़ा गया था कब भाई? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया था। यह लिया था सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम देखिए 50 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। तो कैसा क्लास लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यह एक बेहतरीन क्लास हमने आप तब के लिए बनाया है, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपका जो भी सपना है वह पूरा होता रहे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संसद कितने अंगों से मिलकर बना है। तो वह बना है भाई 3 अंगों से। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के द्वारा क्या होता है? भारतीय संसद का निर्माण होता है। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो यह कितना है भाई? 550 है, जो कि यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। तो 550 अधिकतम संख्या है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितना है भाई? 250 है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने समय के लिए लोकसभा का कार्यकाल होता है भाई? तो यह होता है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल को देखते हैं कि राज्यसभा का कार्य देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। तो देखिए जो राज्यसभा है यह क्या भाई? अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल को देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो कौन करता है भाई? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, यानी कि जो राज्यसभा होते हैं उसके सभापति कौन होते हैं। तो उसके सभापति होते हैं कौन भाई? उपराष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न देखते हैं कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? तो वह कहाँ होता है भाई? केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। चलिए और आगे देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन चुनता है। तो यह कौन चुनता है उपसभापति भाई? तो यह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपसभापति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो यह बुलाई जाती है किसके द्वारा भाई? राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है, यानी कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है। वह पद कौन सा है भाई? राष्ट्रपति जी का पद है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उसमें कौन कौन उपस्थित होते हैं भाई? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधान सभाओं के क्या हो? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्षों के लिए होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में होता है, यानी कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो आर्टिकल 61 के तहत क्या किया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति किसके सर्वोच्च सेनापति होते हैं या किसके होते हैं भाई? तो जो जितने भी रक्षा बल हैं उन सभी के क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति जी। चलिए और आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? तो किसके तहत जारी करता है भाई? अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है राष्ट्रपति अपना अध्यादेश। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव विवाद कौन सुलझाता है? यानी कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं उनमें अगर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस विवाद को कौन सुलझाता है? तो वह सुलझाता है कौन भाई? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? अगला प्रश्न यह क्या है भाई? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो यह कौन होता है भाई? राष्ट्रपति जी होते हैं। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि CJI जो होते हैं, यह क्या होते हैं? यह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? यानी कि राष्ट्रपति जी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और आगे प्रश्न देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भाई? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है क्या हो? संसद के दोनों सदनों के क्या होते हैं? निर्वाचित और नामित सदस्य क्या होते हैं? चुनाव करते हैं इनका। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो वह कहाँ लाया जाता है भाई? राज्यसभा में लाया जाता है। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक, यानी कि जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष। और देखिए अगला प्रश्न और आपसे पूछता है कि भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है कौन होता है भाई? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है 77 नंबर प्रश्न कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। और आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो यह कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो वह कौन करता है भाई? लोकसभा के विश्वास पर। यानी कि लोकसभा में अगर अपना बहुमत जब तक सिद्ध किए रहेंगे तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल बना रहेगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है भाई? वह है क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था भाई 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद में है तो वह किस में है भाई? 131 यानी आर्टिकल 131 में है। अगला प्रश्न को देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होती है? तो यह किसके पास है भाई? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह कौन करते हैं भाई? राष्ट्रपति जी करते हैं। 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो वह होती है भाई 65 वर्ष के लिए होती है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 88 की हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी हो रही है? वह 62 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कौन थे भाई? तो वो थे भाई न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? वह सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो किस में है? भाग 18 में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वह किस में है भाई? 352 में। अगला प्रश्न फिर है क्या राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है?
वह किस में है भाई? अनुच्छेद 356 में है। यह सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यह सीधा आपसे आर्टिकल ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा आर्टिकल किस में कहाँ पे उपस्थित कौन सा है। ठीक, इस हिसाब से आप सभी को एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए और आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्नों को। 94 नंबर प्रश्न आपके पास क्या पूछता है कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो वह किस में है भाई? 360 के अंतर्गत है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगाया जाता है भाई? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब देखिए, वित्तीय आपातकाल आपसे पूछा गया अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं भाई? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो वह कब गया था भाई? 1962 में लगाया गया था। और जब चीन से युद्ध हुआ था उस समय 1962 में हुआ था, तो तभी क्या हुआ? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की अवधि कितनी होती है? तो वह कितनी होती है भाई? 6 वर्ष। 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की अवधि कितनी होती है भाई? तो वह 6 माह होती है। ठीक, और संसद की मंजूरी द्वारा यह क्या होता है? इसे बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए और आगे देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं और पूरे एनर्जी के साथ इस पूरे वीडियो को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो भी साथी जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है कि 1975 का आपातकाल किस आधार पर लगाया गया था? तो वह क्या किस आधार पर लगाया गया था भाई? आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। तो उस समय किसकी सरकार थी भाई? तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इनके द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग 101 प्रश्न पे आ गए हैं। देखिए 101 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो कितना वर्ष होता है भाई? 5 वर्षों के लिए होता है। और देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है भाई? वह मुख्यमंत्री जी होते हैं। और केंद्र में कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं कि राज्यपाल न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल के लिए नियुक्त हो रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो वह राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? कि यानी कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है भाई? 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि विधान परिषद को भंग किया जा सकता है या नहीं? ठीक, यानी जो हमारा विधान परिषद है उसे भंग किया जा सकता है कि नहीं? अब देखिए जो विधान परिषद है उसे भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह क्या है? अस्थायी सदन है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा की तरह विधान परिषद में कितने सदस्य 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं? तो यानी कि जब राज्यसभा में हमने अभी बताया आप सभी के कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष क्या होते हैं? रिटायर यानी सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो इसमें भी 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 149 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या होती है वह कितनी होती है कि जितना भी विधानसभा की जितनी भी सीट है उसका 1/3 होगा। ठीक, और लेकिन परंतु 40 से कम नहीं होगा। ठीक, और कुछ राज्यों के लिए क्या है? यह अपवाद भी हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो वह किसके पास है भाई? संसद के पास है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था कब शुरू की गई? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? वह 2 अक्टूबर 1959 को, और कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला। यानी कि पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला था, तो उसे मिला था कब भाई, 73वां संविधान संशोधन 1992 से मिला था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। ठीक, तो यह है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, पंचायती राज को मिला था, और 74वें संविधान संशोधन किसके द्वारा मिला था, किसको मिला था, नगर निकायों को मिला है। अगला प्रश्न कहता है कि 73वें संविधान संशोधन में संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था, तो वह भाग कौन सा जोड़ा गया था, 9 जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 74वें संविधान संशोधन में संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था। ठीक, तो कौन सा भाग जोड़ा गया था, 9A, भाग 9A को जोड़ा गया था। और 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पंचायत चुनाव कराने का कार्य किसके पास है। तो यानी कि जो पंचायत चुनाव कराने का कार्य किसके पास है, राज्य चुनाव आयोग के पास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर निकायों का चुनाव कराने का कार्य किसके पास होता है, तो वो भी किसके पास होता है भाई, राज्य चुनाव आयोग के पास ही होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में आरक्षण किसके लिए है। यानी किसके लिए आरक्षण है, तो भाई तो SC और ST और महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, और देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नगर निकायों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो वह 12वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, और 12वीं अनुसूची में क्या किया गया भाई, नगर निकायों का उल्लेख किया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, तो वह किस में है भाई, आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं वो देखिए उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और आवश्यकता अनुसार अन्य आयुक्त होंगे। यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ही, लेकिन जैसी भी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से सदस्यों को बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जी थे, पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो यह किस में है भाई, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है, तो वह प्रत्येक 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 126 नंबर, CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किस अनुच्छेद में है, तो वह किस में है भाई, इनका उल्लेख 148 के तहत किया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। अब अगला आपसे पूछा है कि CAG को नियुक्त कौन करता है, कौन नियुक्त करते हैं भाई, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, अगला 128 नंबर प्रश्न को देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC किस अनुच्छेद में है, तो वह किस में है भाई, 315 के अंतर्गत है। 129 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि UPSC के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है, तो वह किसके पास है भाई, राष्ट्रपति जी के पास है। और आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग किसके द्वारा गठित होता है, तो वह किसके द्वारा होता है भाई, राज्यपाल जी के द्वारा गठित होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो वह किस में है, 368 में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ। पहला संविधान संशोधन कब हुआ भाई, वह अब तक सबसे अधिक संशोधन किस वर्ष हुआ है, यानी कौन सा वर्ष ऐसा था कि जब सबसे ज़्यादा संशोधन हुआ था, तो मैंने बताया था अभी कब क्या भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976 में सबसे अधिक संशोधन हुए थे। ठीक है, अब देखिए 134 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि संविधान का मिनी संविधान किस संशोधन को कहते हैं। ठीक, तो वह कहते हैं कौन से भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्या है, संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया था, यानी कि शिक्षा का अधिकार संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो वह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है भाई, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का जो दर्जा मिला था वह 69वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वह किससे संबंधित है भाई? अभी हमने बताया पंचायत राज से संबंधित है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे किससे भाई? नगर निकाय से संबंधित है। और आगे बढ़ते हैं कि 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपातकालीन प्रावधानों से में जो संशोधन है उससे संबंधित है। ठीक है। 140 नंबर को देखते हैं कि सबसे हाल का 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। चलिए और आगे देखते हैं। हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट में बताइए। एक बेहतरीन क्लास हम आप सभी के लिए लाए हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। एक तो 141 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य संबंध किस संविधान के किस भाग में है? तो वह किस भाग में है? वह 11 में है। ठीक, भारत का जो केंद्र और राज्य संबंध उल्लेख है किस में भाई? भाग 11 में है। और आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो वह है किस में भाई? 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। 143 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि केंद्र सूची में कितने विषय हैं? ठीक, तो केंद्र सूची में 97 हैं, लेकिन अब क्या है? अब 100 के आसपास परिवर्तन के बाद क्या है? 100 के आसपास हो गए हैं, यानी कि 97 आप याद रखिएगा। चलिए और आगे देखते हैं। 144 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कितने हैं भाई? 61 विषय हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं भाई? तो वह कितने हैं? 52। ठीक, और देखते हैं 146 नंबर देखते हैं कि अवशिष्ट विषय किसके पास जाते हैं? तो वह किसके पास जाते हैं भाई? जो अवशिष्ट विषय होते हैं वह किसके पास जाते हैं? केंद्र सरकार के पास जाते हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? ठीक, तो राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन 1 वर्ष तक, और विशेष स्थिति में क्या होता है? 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। लेकिन कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? तो वह लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। 148 प्रश्न को देखते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? देखिए यही पूछ लिया आपसे कि 3 वर्षों के लिए होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? तो वह जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? तो किस आधार पर होता है? वह अभी भाई जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, तो चलिए 150 प्रश्नों तक हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। और हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और पूरे एनर्जी के साथ इस पूरे क्लास को पढ़िएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे हम सभी इसमें क्या है, सभी प्रश्नों को मेंशन किया है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्या भाई? 151 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि संविधान में नागरिकता किस भाग में है? तो वह किस भाग में है भाई? भाग 2 में है। किस में है भाई? भाग 2 में है। ठीक है, अब देखिए 152 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं भाई? 5 से लेके 11 तक हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 153 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि नागरिकता कानून कब बना? ठीक, तो वह कब बना था भाई? 1955 में बना था। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत में नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? वह कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो भाई 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA कब लाया गया? तो वह लाया गया था भाई 2019 में लाया गया था। ठीक है, आगे और देखते हैं। 156 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 156 नंबर हमारे पास क्या कहता है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है या नहीं? तो देखिए भारत में जो प्रावधान है वह एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ठीक, अब देखिए और आगे देखते हैं कि विदेशी नागरिकों को भारत में किस विभाग द्वारा अनुमति दी जाती है? तो वह दिया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 158 प्रश्न, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? वह संबंधित है किससे? चुनाव आयोग से संबंधित है। और आगे बढ़ते हैं। 159 नंबर को देखते हैं कि
160 नंबर प्रश्न पूछा है कि ओसीआई का अर्थ क्या है। तो वह क्या होता है भाई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यह होते है ईसीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। 161 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है, यानी कि जो संविधान है उसकी मूल प्रति कहाँ रखी गई है। तो संसद भवन में की लाइब्रेरी में रखी गई, और कहाँ पे रखा है, हीलियन युक्त जो केस हीलियन युक्त जो बॉक्स है उसमें रखा गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं। 162 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है। वह किस में है भाई, हिंदी और अंग्रेजी में है। तो मूल प्रति किस में हो जाएगा भाई, हिंदी और अंग्रेजी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो वह कब मनाया जाता है भाई, 26 नवंबर को। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आप सभी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान को किसने लिखा। तो वह किसने लिखा था भाई, जो अपने हाथों से लिखा था वह किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान को बनाने की प्रेरणा किस दस्तावेज जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। ठीक, तो असीमित बार है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो वह कितनी है भाई, 35 वर्ष है। अगला 169 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है। तो वह कहाँ पे भाई, नई दिल्ली में है। और आगे बढ़ते हैं। 170 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे। तो वह कौन थे भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। बाद में यह क्या हुए, भारत के राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण किस अधिनियम से प्रेरित था। तो वह किससे था, भारत शासन अधिनियम 1935 से था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन सी व्यवस्था ली गई है। तो देखिए 1935 से संघीय प्रणाली और आपातकालीन प्रावधान 1935 अधिनियम से लिया गया था। अब देखते हैं आगे। ब्रिटिश संसद ने 1947 में कौन सा अधिनियम पारित किया था। तो कौन सा अधिनियम पारित किया था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था। तो वह ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ठीक, 175 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो वह कितने शब्द हैं भाई, 85 शब्द हैं। और आगे देखते हैं। 176 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो वह हुआ था भाई कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। 177 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक किस स्थान पे हुई थी। तो वह संसद भवन कहाँ हुआ था भाई, दिल्ली में हुआ था। संसद भवन दिल्ली में हुआ था। 178 नंबर प्रश्न के पास पहुंचते हैं कि संविधान सभा के कितने सदस्य नामित थे। नामित सदस्यों की संख्या यानी कि जो देशी रियासतों से वह कितने सदस्य थे, 93 सदस्य थे। ठीक है, और आगे देखते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो वह सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई, 15 थी। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 180 नंबर प्रश्न, संविधान सभा में सबसे कम उम्र का सदस्य कौन था। तो सबसे कम उम्र के सदस्य जो थे भाई, तो कौन थे, शंकर राव देव जी थे। ठीक, 181 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैंने अभी बताया क्या, महाभियोग कहलाती है। और किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 61 के तहत किया जाता है। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं भाई, तो लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। लेकिन इन्हें बुलाता कौन है, तो इन्हें बुलाता है कौन भाई, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 183 प्रश्न देखते हैं कि चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो यह क्या है भाई, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। और आगे देखते हैं, यूपीएससी का कार्यकाल कितना होता है। ठीक, तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा उसकी आयु समाप्त वैसी होगी। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 185 नंबर कि सीएजी का कार्यकाल कितना होता है। तो सीएजी का कार्यकाल कितना है, तो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्या है क्षमादान शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 72 के द्वारा करता है। और आगे बढ़ते हैं कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान शक्ति प्रदान करता है? तो वह 161 के तहत क्षमादान शक्ति प्रदान करता है। और आगे देखते हैं 188 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था भाई 2015 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 2015 में हुआ था। अब आपसे पूछा जाए, अगला प्रश्न है भाई कि नीति आयोग किसका स्थापना है? तो किसके स्थान पे आया है भाई? यह योजना आयोग के स्थान पे आया है, नीति आयोग। अगले 190 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होते हैं भाई प्रधानमंत्री जी होते हैं। और आगे देखते हैं 191 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उन्हें कौन नियुक्त करता है भाई? राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। अब देखिए 192 प्रश्न को देखते हैं। 192 प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत का सर्वोच्च सिविल सम्मान कौन सा है? तो वह कौन सा है भाई? भारत रत्न है। ठीक है। और आगे देखते हैं 193 प्रश्न को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है? कोई भी इसकी निर्धारित समय सीमा नहीं है न्यूनतम आयु के लिए। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 194 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए हाई कोर्ट की न्यूनतम आयु क्या है यह भी नहीं निर्धारित किया गया है, ना तो सुप्रीम कोर्ट के लिए और ना तो हाई कोर्ट के लिए। और आगे देखते हैं कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। 196 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो वह कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। 197 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन करता है भाई? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक। अब 198 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है। अब देखिए 199 प्रश्न को देखते हैं कि यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका भी मुख्यालय कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है। अब हम लोग 200 आपको यह क्लास उपलब्ध कराया है, तो कैसा लगा क्लास आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए 200 प्रश्नों देखते हैं, 200 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे क्या बोला जाता है भाई? प्रस्तावना बोला जाता है। इसे प्रस्तुत किसने किया था? तो इसे प्रस्तुत किया था भाई कौन से थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। चलिए अब हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो आप तक लिए पहुंचती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।